वेलकम टू एमसी नॉवल वर्ल्ड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। फायर। अगर तुम्हें पसंद है एक्शन, मिस्ट्री और इमोशन से भरी कहानियां, इस घर में हम किसी पर बोझ नहीं डालते सिर्फ इसलिए कि हमने अपनी क्षमता से ज्यादा उठा लिया है। यहाँ कोई नौकर नहीं है, इसलिए अपना सामान खुद उठाओ, खुद ले जाओ। यह क्या बकवास थी। नीना ने माथे पर बल डाला क्योंकि उसने पहली बार इतनी बेतुकी बात सुनी थी। वे शायद उसके नौकर नहीं थे, लेकिन चूंकि वह लड़का था तो उसका सामान उठाना स्वाभाविक नहीं था क्या? यहाँ सिर्फ हमारी माँ ही हम पर हुक्म चला सकती है, युक्ति ने बाजू मोड़ते हुए कहा। कैसी राजकुमारी है। नीना को बुरा लगा और वह संभल कर बोली, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। युक्ति ने मुंह बिचकाया, मदद की पेशकश नहीं कर रहा, सामान खुद उठाओ। नीना ने एक शब्द भी नहीं कहा और बहुत मुश्किल से सामान उठाया। यह तुम्हारा कमरा है। युक्ति लापरवाही से दरवाजे के सामने रुका। यह पायल की पुरानी पढ़ाई वाली जगह थी, जहां वह किताबें रखती थी और ध्यान केंद्रित करना चाहती थी। तुम्हारे सामने वाला कमरा युक्ति का है और उसके बगल वाला मेरा है। ज्यादा आवाज मत करना। इतना कहकर युक्ति चला गया। युक्ति अभी भी वहीं थी। युक्ति मुस्कुराई। नीना, युक्ति के लिए माफ करना। वह आमतौर पर ऐसा ही है, लेकिन बुरा इंसान नहीं है। क्या तुम्हें सामान में मदद चाहिए? जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें पता है कि मैं कहाँ हूँ। मैं बस अपने कमरे में रहूंगी। नीना ने सिर हिलाया। उसने बगल के कमरे की ओर देखा। युक्ति, यह कमरा, क्या यह तुम्हारी माँ और पिताजी का है? नहीं, माँ और पिताजी का कमरा नीचे है। यह पायल का है। पायल का? यह उसका कमरा है। युक्ति ने बस इतना कहा। अंदर मत जाना क्योंकि उसे अपना कमरा बहुत पसंद है। हम इसे वैसा ही रखना चाहते हैं जैसा उसने सजाया था। वैसे मैं अब जाती हूँ। मुझे अभी भी एक प्रोजेक्ट खत्म करना है। चिंता मत करो, हमने तुम्हारे कमरे की सफाई में 2 दिन लगाए हैं तो तुम आराम कर सकती हो। इतना कहकर युक्ति तेजी से अपने कमरे की ओर चली गई। जब उसने दरवाजा खोला तो नीना ने गुलाबी और आरामदायक कमरे की एक झलक पकड़ी। यह बुरा नहीं लग रहा था, हालांकि वह बता सकती थी कि यह अभी भी छोटा था। शायद यहाँ के कमरे उतने बुरे नहीं हैं, नीना ने सोचा। थोड़ी उम्मीद थी कि उसकी निजी जगह कुछ ऐसी होगी जो उसे शांत कर सके। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला और अपने कमरे के अंदर देखा, उसका दिल बैठ गया। युक्ति या घर के किसी भी हिस्से के विपरीत यह कमरा बहुत पुराना लग रहा था, जिसमें घिसे पिटे दीवार, पेंट, घटिया फ्लोरिंग, एक छोटा बिस्तर और एक छोटी स्टडी डेस्क थी। यदि उसका अनुमान सही था तो यह युक्ति के कमरे से भी छोटा था। हालांकि यह साफ था, लेकिन आंखों को अच्छा नहीं लग रहा था। या यूं कहें कि यह उसकी पसंद का नहीं था। यह मेरा कमरा है। नीना ने अपने निचले होंठ को अंदर से इतना काटा कि खून आ गया। यह घिनौना है, लेकिन दिन के अंत में नीना को अगले सप्ताहांत तक यहीं रहना था। मुझे जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। इस बीच बेदी हवेली में नीना के जाने के घंटों बाद भी उदासी छाई रही। हालांकि कोई बात नहीं कर रहा था, फिर भी हर कोई वही कर रहा था जो वे आमतौर पर करते थे। अर्णव पुस्तकालय में था और सौरभ ने पायल के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखने पर जोर दिया। तो वे तीनों एक ही जगह पर फंसे हुए थे। हर्ष ने दूसरी ओर पायल से पूछा कि क्या वह उसके पालतू जानवरों की देखभाल कर सकता है। इसलिए उसके प्यारे पालतू जानवर इस समय बगीचे में उसकी देखभाल में थे। फिर भी यह एक असहनीय चुप्पी थी जो बहुत भारी थी। अपने नर्म गालों को थामे हुए पायल ने अपनी आंखें अर्णव और सौरभ के बीच घुमाए। मुझे अभी भी आश्चर्य है कि नीना के चले जाने के बावजूद सौरभ ने हमारे अध्ययन सत्र को जारी रखने की पहल की। मैं उसे अपने दुख को समझने के लिए कुछ समय देने की सोच रही थी। उसके होंठों से एक उथली आह निकली, इससे पहले कि उसकी आंखें अनिवार्य रूप से अर्णव की ओर मुड़ी। उसकी नाक सिकुड़ गई जब अर्णव ने चिढ़कर जो कुछ भी लिखा था उसे खरोंच दिया और फिर पन्ना फाड़कर मरोड़ दिया। मेज के किनारे को देखते हुए, वह ज्यादातर मरोड़ी हुई चादरों से भरा था। वह जल्द ही उन कागजों का पहाड़ बना देगा। उसने सिर हिलाया। उत्सुकतावश पायल ने अपनी गर्दन खींचकर उस समस्या को झांका जिसे वह आज सुबह से सुझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसे उसकी एक झलक मिली, अर्णव ने सावधानी से अपना हाथ ऐसे घुमाया जैसे अपने कागज को ढक रहा हो। उसका चेहरा तन गया। मैं उसकी नकल नहीं करने वाली हूँ। छी। लेकिन पायल ने पहले ही समस्या देख ली थी। प्रोफेसर सिंह सचमुच एक दुखवादी है। वह अर्णव को इतना कठिन सवाल कैसे दे सकते हैं जब यही समस्या राष्ट्रीय परीक्षा में सभी के पूर्ण अंक न लाने का कारण बनी थी। शेख ही बघारने की बात नहीं है, लेकिन पायल ने अपने पहले जीवन में उस प्रश्न का उत्तर खुद दिया था। ठीक है, मैंने तब इसका जवाब दिया था क्योंकि मैं रट्टा मारते समय एक किताब से टकरा गई थी। पायल की आंखें चमक उठी। अर्णव की मदद करना उसके लिए कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उसे डर था कि यह अर्णव के लिए एक समस्या होगी। यदि उसकी सबसे छोटी बहन उसे पढ़ाना शुरू कर देती तो उसका नाजुक अहंकार टूट जाता।
ओह पायल, पहले अगले का जवाब दो, सौरभ के अपनी उत्तर पुस्तिका देने से पहले पायल ने कहा। मैं अभी आती हूँ। पायल तेजी से कुर्सी से उछली और किताबों की अलमारियों तक अपना रास्ता बनाया। सौरभ और अर्नब ने बस उसे घूर कर देखा। जब वह लौटी तो वह इस चौड़ी मुस्कान के साथ थी और उसने इसे अपने पहले भाई के पास रखा। यह क्या है? अर्नब ने एक भौं उठाई और किताब के कवर पर नजर डाली। भाई, क्या मैं यह किताब उधार ले सकती हूँ? क्या तुम इसे पहले ही पढ़ चुके हो? मैं यह किताब पहले ही पढ़ चुका हूँ। ओह, पायल के होंठों ने एक ओ का आकार लिया। इससे पहले उसने जोड़ा, यह दिलचस्प लगती है ना? क्या वह बातचीत शुरू करने की कोशिश कर रही है? अर्नब ने अपना सिर हिलाया। यह दिलचस्प है। पायल ने अब और जवाब नहीं दिया और बस मुस्कुराई अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गई और सौरभ की गतिविधि को देखना जारी रखा। अर्नब ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन उसकी आंखें अभी भी उस किताब पर पड़ी जो उसने मेज पर रखी थी। दिलचस्प, उसने अपने मन में दोहराया और जवाब देना जारी रखा। पायल ने अब किताब के बारे में कुछ नहीं कहा जब तक कि उनके नाश्ते का समय नहीं हो गया। उस समय अर्नब ने खुद को माफ किया और उनसे कहा कि वह अपने कमरे में अपनी पढ़ाई जारी रखेगा। इसलिए पायल और सौरभ ने रात के खाने तक अन्य विषयों में कुछ पाठों को कवर करने के लिए पुस्तकालय में दिन बिताया। रात के खाने के बाद अर्नब तेजी से अपने कमरे में और पढ़ने के लिए लौट आया, क्योंकि उसे डर था कि स्टार सेक्शन ने पहले ही प्रोफेसर सिंह को अपना जवाब भेज दिया होगा। अर्नब अपने ट्यूटर को निराश नहीं करना चाहता था और उसे लगा कि उसे जल्दी से जवाब देना चाहिए। लेकिन घंटों कोशिश करने के बाद, अनगिनत शोध के बाद और बीच बीच में घंटों पढ़ने के बाद अर्नब को लगा कि उसका दिमाग फटने वाला है। मैं अभी भी इसका पता नहीं लगा सकता, उसने अपनी गर्दन सहलाते हुए आह भरी आंखें बंद थी। जब उसने अपनी आंखें फिर से खोली तो वह उस समाधान को देखने से खुद को रोक नहीं पाया जो उसने लिखा था। क्या यह वास्तव में एक वास्तविक समस्या है जिसका जवाब चाहिए? हे भगवान! उसने सिर हिलाया और कागज को फाड़ने ही वाला था कि वह अचानक रुक गया। भाई, यह दिलचस्प है ना? एक मिनट रुको। अर्नब ने अपनी भौहें चढ़ाई, क्योंकि उसे अचानक उस किताब की याद आई जिसे पायल ने किताबों की अलमारियों से निकाला था। मुझे लगता है। उसकी टिप्पणी अधूरी रह गई क्योंकि वह अपनी कुर्सी से उठा और सीधे पुस्तकालय की ओर चला गया। किताब अभी भी मेज पर थी। इसे उठाते हुए उसने लैंप खोला और एक पन्ना खोला। उसकी आंखें मुश्किल से उस पन्ने पर घूमी जिसे उसने जानबूझकर खोजा था, इससे पहले कि उसका मुंह खुल गया। यह, उसके होंठ कान से कान तक फैल गए क्योंकि उसकी थकावट धीरे धीरे फीकी पड़ गई। उसने एक खनिक की तरह महसूस किया जिसे आखिरकार लंबी सुरंग में छिपा हुआ सोना मिल गया था जिसे वह खोद रहा था। मुझे यह याद क्यों नहीं रहा? उसकी आंखें चमक उठी और ऐसे उत्साह के साथ वह बैठ गया और समस्या लिखी, जैसा कि उसने पहले ही याद कर लिया था। इस बार अर्नब को जवाब मिला, वह लगभग रो पड़ा। अगले दिन पायल और सौरभ वैन में अपनी सीटों पर घुटने टेक कर बैठे थे, बस अर्नब को देखने के लिए बैकरेस्ट पर झांक रहे थे। पायल, सौरभ ने चुपचाप कहा, आंखें अभी भी अपने पहले भाई पर टिकी थी। क्या ज्यादा पढ़ने के बाद मैंने अपनी सुनने की शक्ति खो दी है? मुझे पहले भाई के खर्राटों की आवाज आ रही है। हर्ष, जो आखिरकार उनकी सेवा में शामिल हो गया था, अपनी तरफ देख रहा था। वह खर्राटे ले रहा है। उसके खर्राटे बहुत अजीब लगते हैं। पायल तब झिझकी जब अर्नब के खर्राटे अटके। क्या वह मर चुका है? अर्नब बेदी दंपत्ति के आदर्श बच्चे के समान था। वह हमेशा शांत, स्कूल में अच्छा और शानदार दिखता था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी को याद हो कि वह देर से आया हो या देर होने के कारण भाग रहा हो। चाहे वह कितनी भी पढ़ाई कर ले, वह हमेशा सुबह जल्दी उठता और जारी रखता। स्कूल जाते समय भी अर्नब आगे की पढ़ाई करता या बस अपने ईयरफोन पर एक ऑनलाइन क्लास सुनता। लेकिन आज जैसे ही वह अपनी स्कूल वैन में बैठा, वह सो गया। क्या वह कल रात सोया नहीं? सौरभ हाँफने लगा, लगभग अपने बड़े भाई से आने वाली आवाजों से भयभीत हो गया। हे भगवान! क्या यह आवाज सामान्य है? स्टार सेक्शन को चुनौती देना निश्चित रूप से कोई सरल काम नहीं है। हर्ष ने आह भरी क्योंकि यह भी पहली बार था जब उसने अर्नब को स्कूल जाते समय सोते हुए देखा था। उसे रहने दो, वह थका हुआ है। पायल ने अपना सिर झुका लिया जब तक कि उसका आधा चेहरा उसकी सीट के बैकरेस्ट से ढंक नहीं गया। क्या वह ठीक रहेगा? उसे लग रहा था कि अर्नब खुद पर बहुत ज्यादा काम कर रहा है। क्या उसे उसकी मदद करनी चाहिए थी और सौरभ की तरह उसे चम्मच से खिलाना चाहिए था? चूंकि तीनों अर्नब से अपनी आंखें नहीं हटा सकते थे, अर्नब के खर्राटे अचानक रुक गए। जब उसकी भौहें तन गईं, तो पायल और सौरभ तेजी से मुड़ गए और कड़ाई से बैठ गए। हर्ष दूसरी ओर खिड़की की ओर देखा और सीटी बजाई। धीरे धीरे अर्नब की आंखें खुली। अर्नब ने अपनी भौहें चढ़ाई जब उसने चारों ओर देखा। क्या मैं सो गया? उसने अपनी पीठ सीधी की और अपनी गर्दन को खींचा।
ऐसा करते हुए उसने देखा कि पहली पंक्ति में 2 बच्चे 1 इंच भी नहीं हिल रहे थे, जबकि हर्ष चुपचाप सीटी बजा रहा था। ऐसा लगा कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है, लेकिन किसी कारण से अर्णव को लगा कि जब वह ऊँघ रहा था तब कुछ हो रहा था। उसने इस पर ध्यान नहीं दिया और इसे टाल दिया। अर्णव कल रात इतना डूब गया कि उसने किताब से हर वह ज्ञान पी लिया जो वह प्राप्त कर सकता था। हालांकि उसने इसे पहले पढ़ा था, लेकिन अब प्रोफेसर सिंह के मार्गदर्शन की बदौलत उसे इसकी क्लियर समझ थी। इसके अलावा उसे कवर किए गए पाठों के साथ अपने दिमाग को ताज़ा करने की जरूरत थी। इससे पहले कि वह जानता, लगभग सुबह हो गई थी। मुझे अभी भी नींद आ रही है, उसने सोचा, लेकिन अपने दिल की गहराई में वह बहुत खुश था। उसने खुद को पुनर्जन्म जैसा महसूस किया। मैंने पहले ही प्रोफेसर सिंह को जवाब भेज दिया है। मुझे उम्मीद है कि वह इसे आज पढ़ेंगे। चारों सवारी के दौरान चुप रहे। अपनी सुबह की दिनचर्या का पालन करते हुए उन्हें फाटकों के बाहर उतारा गया और वे अंदर की ओर चले गए। पायल ने घेरे को पार किया और फिर अपने कंधों पर नजर डाली जहां उसके भाई चल रहे थे। वे मुझे मेरी इमारत तक नहीं छोड़ेंगे, है ना? उसने सोचा। खैर, उन्होंने मुझे तभी छोड़ा था क्योंकि मैं इस जगह के लिए नहीं हूं। इसलिए वे शायद नहीं छोड़ेंगे। और वह गलत थी। जब उसने घेरे को पार किया तो उसके तीनों भाई अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। छी! पायल मानसिक रूप से बड़बड़ाई। उसने गति धीमी की और एक बड़ी मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा। बड़े भाई, मेरी इमारत पास है। जब उनकी प्रतिक्रिया नहीं बदली तो वह रुकी। अब जाना होगा। अलविदा, बाद में मिलते हैं। इसके साथ पायल ने उनके जवाब का इंतजार किए बिना तेजी से दौड़ लगा दी। तीनों, जो घेरे के पास खड़े रह गए थे, ने अपनी भौहें चढ़ाई क्योंकि उन्होंने उसे सोनिक की तरह तेजी से दूर जाते देखा। यह पहली बार है जब मैं उसके साथ स्कूल जा रहा हूं। हर्ष ने माथे पर बल डाला। उसे अपने कमरे में प्रवेश करते देखना अच्छा होगा। उसे क्या हुआ है? सौरभ बुदबुदाया। क्या वह नहीं चाहती कि उसके भाई उसे उसकी इमारत तक छोड़े? अर्णव ने अपनी आंखें सिकोड़ी और अपना सिर हिलाया। क्या वह हमारे साथ चलते हुए देखे जाने से शर्मिंदा है? उसने अनायास ही हर्ष और सौरभ की ओर देखते हुए कहा। सौरभ और हर्ष ने भी एक दूसरे को देखा और फिर अर्णव को। वह मेरे साथ चलने से शर्मिंदा नहीं होगी। सौरभ ने तुरंत अपना बचाव किया। यह तुम दोनों होने चाहिए। मैं? अर्णव ने माथे पर बल डाला। वह मुझसे क्यों शर्मिंदा महसूस करेगी? क्योंकि अगर उन्हें पता चला कि तुम उसके भाई हो तो वे उससे उच्च उम्मीदें रखेंगे। अर्णव ने अपना सिर एक तरफ झुकाया। क्या तुम्हारे सहपाठियों को तुमसे उच्च उम्मीदें हैं क्योंकि तुम मेरे भाई हो? नहीं, मुझे लगता है कि यह तुम दोनों हो। अन्यथा पायल को मेरे साथ चलने में कोई आपत्ति नहीं होगी। हर्ष ने थोड़ा आत्मविश्वास से कंधे उचकाए। वैसे भी मिलते हैं। इतना कहकर हर्ष ने आलस्य नहीं किया क्योंकि उसने पायल को उसकी इमारत तक पहुंचते हुए पहले ही देख लिया था। अर्णव ने आह भरी और उसी दिशा में चलने के लिए मुड़ गया जिस दिशा में हर्ष गया था। इस बीच सौरभ एक पल के लिए उसी जगह पर रहा। वह मुझसे क्यों शर्मिंदा होगी? वह बड़बड़ाया और फिर उसे याद आया कि उसका स्कूल जीवन कैसा था और उसे कैसे बहिष्कृत किया गया था। उसका चेहरा उदास हो गया इससे पहले कि वह उदास हो गया। मुझे लगता है कि यह मैं हूं। सौरभ भारी मन से अपनी इमारत की ओर अपने पैर घसीटता रहा। अपनी कक्षा की ओर जाते समय उसने अचानक गलियारे में कुछ छात्रों से एक स्नॉट और कुछ साइड कमेंट्स सुने। क्या वह वही है? सेक्शन डी से नीचे वाला? हाँ, अगली बार वह नीचे वाला नहीं होगा, बल्कि जीशान का गुलाम होगा। यह जीशान की अच्छी बात है। ऊपर देखते हुए सौरभ ने अपने होंठों को दबाया क्योंकि उसने तीनों लड़कों को पहचाना जो उस पर ताना मार रहे थे। ये लोग अन्य सेक्शन से जीशान के दोस्तों में से एक थे। हे सौरभ, क्या यह सच है कि तुमने जीशान को चुनौती दी है और रैंक ऊपर करने की योजना बना रहे हो? बीच वाला लड़का उसकी दिशा में इतराया। उसके हाथ उसकी जेबों में ठूंसे हुए थे और उसका कुर्ता खुला हुआ था, जिससे उसकी सफेद शर्ट अंदर दिखाई दे रही थी। सौरभ के सामने रुककर उसने अपना सिर झुकाया और एक शातिर मुस्कान पहनी। इस बेचारे लड़के को देखो। भले ही तुम वह घोषणा न करो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीशान के गुलाम नहीं हो? सौरभ ने महसूस किया कि उसके कंधे सिकुड़ गए क्योंकि तीनों लड़कों ने उसे घेर लिया। उसका शरीर तब कड़ा हो गया जब लड़के ने अचानक उसके कंधे को पकड़ लिया। तुम बेवकूफ। हे! अचानक उन्होंने एक आवाज सुनी और इससे पहले कि वे देख पाते कि यह कौन था, बोलने वाले व्यक्ति ने लड़के की छाती को पकड़ा और उसे दीवार के पार पटक दिया। लड़का चौंक गया इससे पहले कि उसकी पीठ का दर्द उसके मांस में समा गया। तुम रास्ते में हो, हटो। सौरभ की आंखें कांप गईं क्योंकि वे उस व्यक्ति पर टिकी थी जिसने अनुमानित धमकाने में बाधा डाली थी। उसकी भौहों के बीच गहरी रेखाएं दिखाई दी जब उसने देखा कि यह अंकुर था, उसके सहपाठियों में से एक जिसे उसने एक आवारा सुना था। अंकुर ने लापरवाही से दूसरे सेक्शन के लड़कों को हटा दिया और आगे बढ़ गया। छी!
लड़के ने कराहते हुए अंकुर की पीठ पर घूर कर देखा। वह आदमी, मैं अगली बार उससे हिसाब चुकता करूंगा। उसे अपना समय मिलेगा। चलो यहाँ से निकले। फिर उसने सौरभ को एक जानलेवा नजर डाली इससे पहले कि वे चले गए। फिर से सौरभ गलियारे में खड़ा रह गया इससे पहले कि उसने अपने कदम फिर से शुरू करने का फैसला किया। उसने राहत की सांस ली और फिर मुड़ा, केवल अंकुर को अपनी कक्षा से सिर बाहर झांकते हुए पकड़ने के लिए इससे पहले कि वह गायब हो गया। वह पायल को इसकी रिपोर्ट नहीं करेगा, है ना? इस बीच बिल्डिंग 1 में जब पायल अपनी कक्षा में चली गई तो उसका सामना एक सुबह के नाटक से हुआ जो उसने पिछले हफ्ते ही आते देखा था। मेरा हार कहाँ है? किसने चुराया? वहां उनकी कक्षा के अंदर पत्रिशा थी जो उनके पहले विषय शुरू होने से पहले ही एक बड़ा तांडव कर रही थी। क्या आप नीना और पायल के बीच अगले घटनाक्रम को जानने में रुचि रखते हैं, या मैं सौरभ पर ध्यान केंद्रित करूं और जीशान कपूर के साथ उसकी दुश्मनी को आगे बढ़ाऊं?